प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं जलालुद्दीन खान कलाम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, क्योंकि इस समय देश और दुनिया में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जिससे कोरोना जैसी बीमारी पर हम सभी देशवासी और पूरी दुनिया के लोग विजय पा सकें। आज मैं कलाम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण पर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आज हिंदी व्याकरण का जो बिंदु है वर्ण विचार, उसका अध्ययन आपको कराया जाएगा। यह बिंदु नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, रीट, पीटीटी, बीएसटीसी और सभी राज्यों में आयोजित होने वाले टेट परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। तो शुरू करते हैं वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण विचार के परिचय के बारे में बात करेंगे। व्यक्ति को अपने विचार विनिमय करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का निर्माण वाक्यों से, वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से तथा शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। भाषा के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए पंत जी भाषा के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए पंत जी, आप नाम जानते होंगे, पूर्ण नाम सुमित्रा नंदन पंत, जो कि छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। तो भाषा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पंत जी ने कहा कि यदि भाषा नहीं होती तो संपूर्ण संसार गूंगों की विराट बस्ती होती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करने के लिए और दूसरों के विचारों को समझने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं या जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है। भाषा के अंग। भाषा के अंगों में सबसे पहले ध्वनि या वर्ण या अक्षर, दूसरा है शब्द, तीसरा है पद या रूप है। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। रूप। 4 नंबर पर है वाक्य, जिसे भाषा का शरीर भी कहा जाता है। 5वां नंबर है रचना या प्रोक्ति और 6ठे नंबर पर है अर्थ, जिसे भाषा की आत्मा कहा जाता है। भाषा के इन सभी 6 अंगों में आप समझ पा रहे होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट 2 अंग हैं। वाक्य, जिसे भाषा का शरीर कहा जाता है, और अर्थ, जिसे भाषा की आत्मा कहा जाता है। वैसे तो सभी अंगों को अपना अपना महत्व है, लेकिन इन दोनों का विशेष महत्व है। सबसे पहले ध्वनि पर बात करेंगे। ध्वनि
ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड यानी टुकड़े करना संभव न हो, मतलब जिसे और छोटे भागों में विभाजित न किया जा सके, उन ध्वनियों की मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनि कहलाती है। सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में जिसके और टुकड़े या जिसको और छोटे भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के बाद ध्वनि का अगला रूप है वर्ण। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो, उनकी लिखित, आपको लिखित पे ध्यान देना है, उनकी लिखित, उन वर्णों की लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, क, ख आदि। ध्वनि और वर्ण भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति, मुख के माध्यम से उच्चारित होने वाली ध्वनि। भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनि कहलाती है और भाषा की लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट है अक्षर। सामान्यतः अक्षर को भी वर्ण का पर्याय माना जाता है। अक्षर को वर्ण का पर्याय यानी पर्यायवाची माना जाता है। जिस ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक ही आघात में या श्वास के एक ही झटके में हो जाए और उच्चारण शुद्धता की दृष्टि से जिसका विखंडन यानी जिसका खंडन करना संभव ना हो, उसे अक्षर कहते हैं। स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन यानी स्वर या स्वर से सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। अक्षर को तोड़ तोड़कर नहीं बोला जाता, जैसे हाँ या ना। हाँ को हम हल है एक व्यंजन है और इसका जो स्वर है, इन दोनों को अलग अलग उच्चारित नहीं कर सकते, एक ही साथ बोलेंगे, एक ही आघात में हाँ या ना। तो इस प्रकार बोले जाने वाली जो ध्वनियाँ हैं उन्हें अक्षर कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है शब्द। शब्द अभी तक हमने ध्वनि, वर्ण और अक्षर सामान्यतः तीनों पर्याय माने जाते हैं, उन पर अभी डिस्कस किया है। अब शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। ध्यान रखना, वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह ही शब्द कहलाएगा। शब्द सार्थकता के स्तर पर भाषा की लघुत्तम
यानी सबसे छोटी श्रव्य एवं लिखित इकाई है। सामान्य आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में वर्ण कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में ध्वनि कहलाती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थकता के स्तर पर यानी अर्थ के आधार पर शब्द कहलाती है। शब्द के बारे में और देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। शब्द तभी तक शब्द बना रहता है जब तक उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता, यानी जब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं होगा तब तक वो शब्द कहलाएगा, और वाक्य में उसका प्रयोग होने के बाद वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। शब्द का वाक्य में प्रयोग होने के बाद क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। अब बात करते हैं पद के बारे में। पद किसे कहेंगे? वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, इन शब्दों को विशेष रूप से आप ध्यान देना। शब्द पढ़ोगे तब भी आपको क्रमबद्ध और व्यवस्थित याद रखना होगा, और पद पढ़ोगे तब भी आपको क्रमबद्ध और व्यवस्थित ध्यान रखना होगा, और यही बात वाक्य पर भी लागू होती है। वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह जिसे हम शब्द कहते हैं, यदि उस शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो उसे ही क्या कहेंगे? पद कहेंगे। पदों का निश्चित अर्थ होता है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग कर दिए जाने से उस शब्द का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ स्थापित हो जाता है। अब बात करते हैं वाक्य के बारे में। वाक्य पदों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह है जिससे अभिलषित अर्थ की प्राप्ति हो तथा जिसमें आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्य, सन्निधि नामक चतुर्विध गुणों से युक्त हो। यानी वाक्य में इन 4 गुणों को आवश्यक माना गया है। पहला है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता, तीसरा है तात्पर्य और चौथा है सन्निधि। इन चारों गुणों से युक्त अगर कोई पंक्ति है या वाक्य है तो उसे ही हम वाक्य कह सकते हैं। भाषा का प्रधान अंग अभिलषित अर्थ को प्रकट करने की क्षमता से युक्त सार्थक समूहों का निश्चित क्रम ही वाक्य कहलाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक क्रमबद्ध समूह पद कहलाता है, और पदों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब बात करते हैं लिपि के बारे में। लिपि यानी लिखने का ढंग या तरीका। भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, यानी हम अपने विचार एक दूसरे को समझाने के लिए ध्वनियों का उच्चारण का प्रयोग करते हैं। उसे भाषा का बोलकर आदान प्रदान कहा जाता है। परंतु कभी कभी हम अपने विचारों को लिखकर भी प्रकट करते हैं। उसे हमें कभी लिखना भी पड़ता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं
लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिह्न मान लिए गए हैं उन्हें जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है। यानी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, देवनागरी लिपि, जिसको बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है। अब बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं मात्रा के बारे में। मात्रा की परिभाषा देते हुए कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का प्रयोग होता है तब स्वर का, यह हलंत नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहा जाता है। आपको पता होगा हिंदी भाषा में कुल मात्रा कितनी होती है? 10। हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या 10 है। अब बात करते हैं अब तक के इन में से प्रमुख तथ्य क्या क्या निकल कर आते हैं। हमने बात की वर्ण पर, ध्वनि पर, शब्द, पद, वाक्य, भाषा के जो प्रमुख अंग हैं सभी पर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, यदि आपको प्रश्न में सिर्फ इस तरह की भाषा लिखी हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, न उसने लिखित रूप पूछा हो न उसने मौखिक पूछा हो, तो आपको जवाब देना होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यदि आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित पूछता है तो भी वर्ण ही है। यदि वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक पूछता है, मौखिक, तब आपको ध्वनि जवाब देना है, ध्वनि। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। जब वो किसके आधार पे पूछे? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द। ध्यान रखना दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में, फिर भी जवाब होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में, आपका जवाब होगा ध्वनि। और अर्थ के आधार पर जब आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तब आपका जवाब होगा शब्द। नेक्स्ट, भाषा की पूर्णतः इकाई, इसे भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी कहा जा सकता है, तब आपका जवाब होना चाहिए वाक्य। हिंदी भाषा विश्व की सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इन आधारों पर हिंदी को विश्व की सभी भाषाओं में सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है।
पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यानी हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण हैं उनको दो भागों में या दो भेदों में बांटा गया है। पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन। सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। स्वर की परिभाषा सामान्य शब्दों में, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चरित होती हैं। स्वयं उच्चरित होने का मतलब जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात उनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सकता है। इसीलिए उन ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 11। उन 11 जो स्वर हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या 11। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं होती हैं 10। ध्यान रखना दोस्तों, कुल स्वर होते हैं 11 और कुल मात्राएं होती हैं 10। विशेष, एक आगत अथवा ग्रहित स्वर आ, ये आ है, इस रूप में टाइपिंग में मिस्टेक है। एक आगत या ग्रहित स्वर आ है जो कौन सी भाषा से आया है? अंग्रेजी भाषा से। यानी ये जो आ जो स्वर है ये कौन सी भाषा से हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया है? अंग्रेजी भाषा में। जैसे कुछ शब्द हैं डॉक्टर, इसमें इस आगत स्वर आ का प्रयोग किया गया है। शब्दों के ऊपर इस प्रकार यदि आपको सिर्फ चंद्र दिखाई दे, चंद्रमा के आकार का ये चिन्ह दिखाई दे, तो ये आगत स्वर आ का प्रयोग है, जो कि मूल रूप से कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का। आपको पता है कि भाषा की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील होती है, माने बदलती रहती है। इसलिए परिवर्तन दुनिया का नियम है और ये परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक भी है। इसीलिए भाषा के विकास के लिए परिवर्तन के रूप में आगत स्वर, अंग्रेजी भाषा का जो मूल स्वर है उसको हिंदी ने अपना लिया है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।